हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्लास 11th के टर्म 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन, इसके क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अब यहाँ पे इनका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें, या फिर आप इसको देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, इसमें एन अल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड 3 पेंटेनॉन, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड ए। आप लोग देख लें ओजोनोलिसिस, आप एनसीईआरटी की बुक निकाल के रखें मेरे साथ में अगर आप बैठे हैं तो। पेज नंबर 383 पे आपको एक रिएक्शन दे रखा है, ये ओजोनोलिसिस का रिएक्शन है। पेज नंबर 383 देख लें, आपकी बुक में हो सकता है आगे पीछे हो, थोड़ा देख लेना। हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है ये रिएक्शन आपको दे रखी है। और एनसीईआरटी के अगर आप इंटेक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे और एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ओजोनोलिसिस पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के मैं बताती हूँ जो आते ही आते हैं। एक ओजोनोलिसिस पहला क्वेश्चन, दूसरा मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो आपको अच्छे से कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके। तो देखिए, ओजोनोलिसिस में हमको क्या करना होता है ना, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ओजोन डाल के किसी मॉलिक्यूल को तोड़ देना। अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपको तोड़ना तो हमने बता दिया है कि आपको मिला है, आपको ये बताने की ए क्या था यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप इथेनॉल लिखेंगे। देखिए इथेनॉल का स्ट्रक्चर है CH3CHO, पेंटेन 3 ओन है, पेंट मतलब 5 कार्बन वाला, 3 पे ओन लगाए मतलब 3 पे डबल बॉन्ड O लगा देना, मतलब कीटोन ग्रुप है ये। आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, यहाँ से O हटाना, यहाँ से O हटाना और दोनों O को हटा करके दोनों कार्बन को इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को जोड़ देना, डबल बॉन्ड से अटैच करना रहेगा आपको। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ से O हटाया, यहाँ से O हटाया, दोनों को मिला के जोड़ दिया, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। ये हो गया आपका ओजोनोलिसिस। इसमें आपको क्या बताना था, ए बताना था। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको ये दे रखा था, ये दे रखा था और पूछा है कि आप ये बताओ क्या आएगा, है ना, ये क्वेश्चन आपको इतना दे रखा है, ये पूछ रहा है बताओ प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना उसके लिए भी। अगर आपको ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता तो आपको कुछ नहीं करना, ए को यहाँ लगा देना, ए को यहाँ लगा देना, आंसर आ गया, बस खत्म। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन से आंसर बनाना था अगर इसका, तो आपको कुछ नहीं करना, ये डबल बॉन्ड हटाना, ट्रिक बता रही हूँ मैं सीधे आपको यहाँ पे अभी। ये डबल बॉन्ड हटाना, ए को यहाँ पे चिपका देना, ए को यहाँ पे चिपका देना, तो देखो यही आ गया ना। ए को आप यहाँ लगाओगे तो CH3CHO, एक यहाँ लगाओगे तो आपका ये बन जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ओजोनोलिसिस। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाना है और जिन जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड था जिनके बीच में, उन पे आपको OO चिपका देना है और कुछ भी नहीं करना है, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। आपको इथेनॉल बन सकता है इससे, या फिर आपका कीटोन बन सकता है। और भी चीज़ें होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतनी ज़रूरत हमको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है, वाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिफिकल्टी। तो इन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियस जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से क्यों कर लेता है। तो आप लोग सब जानते हैं, जैसे कि मेरे चैनल का नेम है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, उसका रीज़न भी शायद बेंजीन रिंग से ही लिया गया है, क्योंकि बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कैसे होते हैं, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं रिंग के अंदर, जुम 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 घूमते रहते हैं, मतलब डी लोकलाइज हैं, अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका नेचर बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और ये क्या करते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल है, इस वजह से इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो आसानी से आराम से हो जाती है, क्योंकि इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये डी लोकलाइज हैं। ये डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, तो इसको इसी वजह से ये अट्रैक्टिव भी बना देता है। और दूसरा, इनके लिए आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अट्रैक्टिव टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, देयरफॉर इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली। आसानी से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं ये और रिएक्शन हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ऐसा यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों, क्योंकि टोटल आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है तो सिग्मा कितने होंगे, डबल को हम एक ही सिग्मा काउंट करते हैं। चाहे आपका सिंगल बॉन्ड हो तो भी एक सिग्मा होता है, अगर आपका डबल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा है। तो टोटल कितने सिग्मा है इस कार्बन के पास, इस पॉइंट पे कितने ये कार्बन है, कितने सिग्मा है,
एक ऊपर एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा मतलब ये दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब एक s ऑर्बिटल होगी, एक p होगी, एक p होगी, जोड़ दो तीनों को, क्या आ जाएगा आंसर, sp2 आंसर इसका आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को शेयर कर सकें और जो है बेस्ट कंटेंट हम सबके साथ जो है शेयर हो पाए और हम अपनी चीज़ों को डिलीवर कर पाएँ, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगी अगर हम शेयर करेंगे और डिस्कस करके ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इज वुड्स रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय गिविंग वन एग्जांपल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि वुड्स रिएक्शन को प्रेफर हम लोग नहीं करते हैं अल्केन बनाने के लिए। तो बच्चों पहले आप लोग को पता होना चाहिए वुड्स रिएक्शन क्या होती है। वुड्स रिएक्शन एक तरह की नेम रिएक्शन है। पहली बात तो ये नेम रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो किसी साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर दी होती है, तो इस रिएक्शन में हमें अल्केन बनाना होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। लेकिन इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है कि इससे हम लोग ना इवन कार्बन वाले जो होते हैं वो तो बन जाते हैं, बट ऑड कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हम नहीं बना सकते। जैसे आप इससे मीथेन नहीं बना सकते, आप प्रोपेन नहीं बना सकते, आप पेंटेन नहीं बना सकते। तो ये काफ़ी सारे इसके लोचे हैं, ठीक है। अब ये लोचे क्यों है यही पूछ रहा है कि भैया आप मीथेन क्यों नहीं बना पा रहे हो उससे। तो मीथेन बनाने के लिए दिक्कत ये है कि जब हम मीथेन बनाने बैठेंगे तो हमको इसमें साइड प्रोडक्ट भी मिलने लगेंगे। क्या होगा, साइड प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। आप जैसे एनसीईआरटी में मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन कहाँ दे रखा है, आप इसमें आ जाएंगे पेज नंबर 371 पे। तो देखो ये लिखा हुआ है वुड्स रिएक्शन, आपकी स्टार्टिंग में ही प्रिपरेशन यहाँ दे रखी है। आपको क्या करना होता है वुड्स रिएक्शन में, सेम मॉलिक्यूल आपको लेना होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है CH3Br, इसमें हम Na डालेंगे, फिर से एक और मॉलिक्यूल लेंगे CH3Br का। आप चाहें तो इसी को उल्टवाइज कर सकते थे। और आपको क्या करना है, Na देखो Br को देके मुस्कुराएगा, मुस्कुराया, Na पे प्लस था, Br पे माइनस था। ये कहेंगे चलो आए हम पेयरिंग कर लेते हैं, Na और Br मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। NaBr सॉल्ट बन के यहाँ से निकल जाएगा। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे CH3 बचा होगा, यहाँ पे CH3 बचा होगा, क्योंकि Na ने तो Br से शादी कर ली, वो तो चला गया यहाँ से, है ना। अब बचा कौन घर में, CH3 बचा है, ये CH3 बचा है। ये कहेंगे अरे हम क्यों अकेले अकेले रहा, चलो हम भी बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये CH3 और ये वाला CH3 दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा यहाँ पे इथेन। तो इथेन बन के आपका तैयार हो गया। तो कहने का मतलब ये था ना कि जो भी आप कंपाउंड लोगे वुड्स रिएक्शन, स्पेशली हम वुड्स रिएक्शन की बात करें तो जो भी आप कंपाउंड लोगे ना वो ये कहते हैं कि आपको ये वाला जो एटम है ना इसी का डबल करना है, आपको यही आपको सेम लेना है। ये दो अलग अलग आपको दिखा दिए, एक्चुअली ये दो अलग अलग नहीं है, ये आपको एक ही लेना है। तो जब आप एक लोगे तो NaBr तो आपका निकल जाएगा, होल्ड वाइज करोगे तो बचा क्या, एक CH3 बचा होगा और दो करोगे तो दूसरा CH3 भी होगा। CH3 मिलके इथेन ही बनेगा ना 2 कार्बन का। अब ये कहते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो कि आपने C2H5 में Br डाला, इसमें भी आपने ये सेम मॉलिक्यूल लिया, फिर से NaBr शादी करके भाग जाएगा, बचेगा कौन, C2H5 क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो देखो इथेन बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, हेक्सेन बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम अगर बनाएं यहाँ पे, क्या बनाएं हम यहाँ पे, हमें मीथेन बनाना हो, हमें प्रोपेन बनाना हो, हमें पेंटेन बनाना हो, तो इससे हम नहीं बना सकते। अगर आप बनाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओगे तो आपको 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड अगर हम लेंगे तो यही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड आर टेकन। ये कह रहे हैं यहाँ पे अगर आप अलग अलग ले लो, एक आप ले लो यहाँ पे CH3Br और एक आप ये वाला ले लो C2H5Br, तो आप देखोगे ना तो आपको 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। उसका रीज़न होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको मल्टी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। वुड्स रिएक्शन में आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ध्यान से देखना आप इस आंसर को। वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। वुड्स रिएक्शन इज नॉट preferred for the preparation of alkane because of the formation of side product, because 2 different alkyl halide is used in the reagent side।
तो रिएक्शन में इस साइड में आपको 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेने रहेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है एग्जाम्पल, एक मैंने ले लिया यहाँ पे ब्रोमो इथेन और एक ले लिया मैंने ब्रोमोप्रोपेन। आप इन दोनों को अटैच करोगे तो अटैच करने पे आंसर क्या मिलेगा आपको, C2H5 और C3H7, क्योंकि NaBr तो चला ही गया। यहाँ पे ट्वाइस कर देना, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपको चला ही गया यहाँ से। अब क्या होगा कि जो पेंटेन आपको मिला है ये तो आपका मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन बच्चों इसके अलावा भी कुछ और प्रोडक्ट मिलते हैं, साइड प्रोडक्ट, जो हमको मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं ना इसका डिटेल में, तब हमको दिखते हैं ये कि इसमें तो ब्यूटेन भी बन जाता है, इसमें तो हेक्सेन भी बन जाता है, और ये तो बन ही रहा है आपका मेन, ये साइड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वही आपको 100% नहीं मिल रहा। पता चले कि ये तो सिर्फ आपको 50-60% मिला, 20% 30% यही मिल रहा है, तो आपकी फैक्ट्री में अगर आप बनाओगे आप लुट ही जाओगे, ऐसे साइड प्रोडक्ट बनाते रहे तो चाहिए कुछ फालतू का एक्स्ट्रा ज़्यादा बन रहा है, तो आप इसको प्रेफर नहीं करोगे। इसके लिए हम एक नई रिएक्शन पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में हम गिलमैन्स रिएजेंट को यूज़ करते हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए और IIT JEE का जो एग्ज़ाम है उसमें 100% आपका कोरे हाउस सिंथेसिस से क्वेश्चन आता ही आता है। लिख लो ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरे हाउस सिंथेसिस के, ठीक है। तो वो वुड्स रिएक्शन की एक तरह से रिएक्शन को ही समझाती है, लेकिन वो ऑड कार्बन के लिए होती है, और वुड्स रिएक्शन आपकी इवन के लिए होती है। बस आप इतना याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है एकेडमिक्स में कि वुड्स रिएक्शन से सिर्फ हम इवन नंबर वाले कार्बन एटम ही बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ऑड नंबर वाले बनाने पे ये फालतू के साइड प्रोडक्ट भी हमको मिलने लगते हैं। रीज़न क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। ये C2H5 के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, C3H7 के वो भी आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो आपको जो एक मेन प्रोडक्ट बनता है वो आपको क्वांटिटी उसकी 100% नहीं हो पाती है। इसलिए हम यहाँ पे जो है अल्केन बनाने के लिए इसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, साइड प्रोडक्ट बनने की वजह से यहाँ पे हम सिर्फ इवन वाले को ही प्रेफर करते हैं, ऑड वाले कार्बन को प्रेफर नहीं करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। अगर आप भी नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका भी अब अगर JEE का एग्ज़ाम है, IIT में आप भी जाना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 11th क्लास में आपके छूट चुके हैं, आपको लगता है कि आपने कहीं मिस कर दिया 11th क्लास और लास्ट टाइम पे आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि 90% बच्चों के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्लास 11th में। और आप तो वैसे भी कोविड में किस तरह से आपकी पढ़ाई हुई है सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना बेस्ट देना है, समय निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लास 12th में आपको जो है 11th की अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेनी है। स्पेशली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये 4-5 कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं बोल रही आप उससे ही पढ़िए, आप किसी से भी पढ़ लीजिए, बस आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप अच्छे से कर लीजिए, ताकि क्लास 12th की केमिस्ट्री में आप कहीं भी ना अटके। आप चाहेंगे तो मैं भी आपको पूरा ये डिटेल में आपको ये करवा दूँगी सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं, क्योंकि क्लास 12th में ये सब भर भर के आएगा। क्योंकि क्लास 12th में ऑर्गेनिक के टोटल जो हैं वो आपके 4 चैप्टर हैं, 11th में सिर्फ 2 ही थे, वहाँ पे आपके 4 चैप्टर हैं जिसमें आपकी रिएक्शंस आती हैं। बाकी 3 चैप्टर तो आपके एक तरह से बायोकेमिस्ट्री टाइप के हैं, वो आसान रहते हैं। तो आप लोग अपना क्लास 12th का ऑर्गेनिक अच्छे से कमांड करके रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन को बहुत रीशफल और घुमा करके पूछे जाते हैं। ऑल्दो वो ईजी होते हैं, बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें यहाँ दे रखा है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। अब देखिए कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, तो कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन भी आप देखिए एनसीईआरटी में आपको कहाँ मिलेगा। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में हम यहाँ आ जाते हैं। पहले देखो ये आपका जो वुड्स रिएक्शन वाला क्वेश्चन था वो भी आपको एनसीईआरटी में बता देती हूँ मैं कहाँ दे रखा है। आप ये देखिए 13.25 वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको करवाया था 13.25, ये आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आप इसमें आएंगे कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑब्टेन, ये बताना था इसमें। तो ये रिएक्शन आपकी ये वाली है सारी, आप इनको अच्छे से देख जाएं एक बार। 4-5 रिएक्शंस हैं आपकी, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, ये रिएक्शन आपको कर लेना है, इससे क्वेश्चन आएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
5 रिएक्शन है, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर जाए, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इससे आपके कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक के बन जाएंगे, सारे इसमें से ही आने वाले हैं। और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। आपको पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बनाना है। पैरा का मतलब होता है ये वाली पोजीशन, बेंजीन रिंग पे ये जो पोजीशन होती है ना इसे हम पैरा कहते हैं। ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है। तो पैरा पोजीशन पे वो कह रहे हैं ऐसा कुछ करो कि नाइट्रो आ जाए और ऊपर उसकी छत पे ब्रोमो लग जाए, ब्रोमीन लग जाए बेंजीन की छत पे, तो ये नाम हो जाएगा इसका पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्या काम करना है ना, बेंजीन रिंग हम लेंगे, इसमें हम Br2 डालेंगे, एक कैटलिस्ट ले लेंगे FeCl3। FeCl3 एक कैटलिस्ट है जो कि क्या करता है, एक नया रास्ता खोज लेता है, एक नया रास्ता बना देता है इस रीजेंट के लिए, दोनों की आपस में रिएक्शन करवाने के लिए इनकी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। नॉर्मली ये दोनों Br और बेंजीन रिएक्ट तो करते, पता नहीं कितनी साल बाद करते, आपका क्लास 11 12 सब हो जाता तब जाके रिएक्शन करते, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे ये FeCl3 को डाला तो ये फटाफट रिएक्शन कर गए और इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। तो इसका कोई रिएक्शन में काम नहीं होता, ये सिर्फ ऐसा रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। बाकी इसके मैकेनिज्म समझ में आता है, इसका क्या रोल होता है, तो मैकेनिज्म की बात अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हम जेई के लिए अलग से कवर अप कर लेंगे वहाँ, ठीक है। तो देखिए Br2 की रिएक्शन जब आप कराओगे तो 2 Br हैं, एक Br आपका बेंजीन के रिंग पे चला जाएगा, ये आ गया। और बच्चों अब आप ये पूछेंगे यहाँ तो 2 Br हैं, तो इसका एक जो Br होगा ना वो हमारा ये आ गया, ये हमने यहाँ लिख दिया Br। और इस रिंग के ऊपर क्या होते हैं ना, आपको पता होगा बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। इस बेंजीन के रिंग पे हर एक पॉइंट पे हाइड्रोजन होता है, H H H H H H H सब जगह है। मैं सिर्फ एक H आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। होगा क्या ना, जैसे ही आप इसमें ये Br2 डालेंगे तो एक Br तो आपके रिंग पे चला गया। अब आप ये कहोगे कि आपके घर में मान लीजिए आपके हॉस्टल में 10 लोगों की जगह है और किसी 11वें स्टूडेंट को वहाँ पे आना है, तो पहले उन 10 में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। सेम कहानी यहाँ पे है, Br जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ जगह खाली तो थी नहीं क्योंकि पूरी बेंजीन की रिंग भरी हुई थी, तो यहाँ से क्या होगा ना, एक H चला जाएगा। जो अभी आपका क्वेश्चन आया था ना क्वेश्चन 2, वाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली, वही क्वेश्चन है ये, है ना, उसी का एग्जाम्पल है ये। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, यहाँ पे जो H है आपका, ये H जल्दी से यहाँ से चला जाएगा और Br इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। अब ये H कहाँ जाएगा, H इसके दूसरे वाले Br के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से HBr। HBr बन गया। अब इसमें आपको क्या डालना है, जो आपका बना है ब्रोमोबेंजीन बना लिया पहले हमने, अब आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो यहाँ पे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वर्क करता है एज अ एसिड की तरह, और ये HNO3 के NO2 को चुराने का काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में अभी आ जाए। स्कूल में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन में H2SO4 का क्या काम होता है कॉन्सेंट्रेटेड, तो आप बोलेंगे वहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वर्क एज अ टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, इसमें से NO2 HNO3 में से NO2 इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको चुराने का काम करेगा, उसको निकालने का काम करेगा। तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम टाइप की रिएक्शन यहाँ पे होती है। जैसे ही NO2 यहाँ से निकल के आएगा, NO2 जो होगा ना इस बेंजीन के रिंग पे, अब देखो Br जो है ना, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसे हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये प्लस आई देता है। तो ये क्या करता है ना, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था अपना NO2, इस क्वेश्चन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा NO2 प्लस, आप याद रखेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, जहाँ जगह खाली होगी या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होती है Br की वजह से, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे कभी नहीं लगेगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। तो एक बार हमने पैरा पोजीशन पे लगा दिया, एक बार हमने इसको ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, तो आंसर तो हमारे यहाँ तक आ गया। अब आपको ये बताना है यहाँ पे कि आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए, आपको दो नहीं चाहिए, तो इसको आप फिल्टर कर लो, ठीक है। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू इसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं।
तो हमें यहाँ पे पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप इसमें ध्यान रखिए, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और वैसे भी ये मेजर बनता है, ये माइनर बनता है, ये आप याद रखिए। 99% रिएक्शंस में मेजर हमेशा पैरा वाला ही होता है। कुछ 1-8% एक्सेप्शन होते हैं जो जेई में आते हैं, वो बाद में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इतना टाइम नहीं, अभी हम इनको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बाद में फिर हम इनको आराम से बैठ करके समझ लेंगे, ठीक है ना। दूसरा देखिए यहाँ पे मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये आपको बनाना है। तो पहले आपको बेंजीन लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 डालोगे। अब आपको याद हो गया होगा H2SO4 का काम सिर्फ होता है इसमें से NO2 को चुराएगा और ले जाके NO2 पे पटक देगा, मतलब बेंजीन के रिंग पर डाल देगा, तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें फिर आप क्लोरीन डालोगे, क्योंकि क्लोरो चाहिए ना आपको, क्लोरीन डालना कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसकी कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, मतलब H चला जाता है और कोई इलेक्ट्रोफाइल जैसे NO2 Cl वगैरह बेंजीन के रिंग पे आ जाते हैं। क्लोरीन आप डालोगे, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एक नई चीज़ आ गई, जो NO2 है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब ये ऑर्थो पैरा पोजीशन खींच लेगा तो इन पे तो कम हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे, क्योंकि इनके तो कम हो गए। ध्यान से समझना ये चीज़, इनके तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। इस बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये खींच रहा है। कहाँ से खींच रहा है, ऑर्थो पोजीशन से, पैरा पोजीशन से। क्या मेटा से खींच रहा है, नहीं खींच रहा, मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, आप ऐसा कह सकते हो। और हमने भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उन पोजीशन पे होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो पैरा तो है ही नहीं अब, तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन है कंपेरेटिवली, मेटा वाला। इसलिए क्लोरीन जो है मेटा पोजीशन पे इस बार अटैक कर गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि NCERT में इसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया है। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, इससे आपका क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और आपके जेई एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, और माइनस ये M ग्रुप किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। ये NO2 वाला एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। मैं आपको डायरेक्ट इन शॉर्ट, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। इतना आप बस याद रखना, NO2 एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा रहेगी, मेटा पोजीशन पे। इसलिए जो Cl है वो मेटा पे जा करके अटैक कर देगा और आपका प्रोडक्ट जो है वो मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसके बाद हमारा एक और कन्वर्जन आता है सेम सिनेरियो में। पैरा नाइट्रोटोलिन आपको बनाना है। इस बार आप खुद से ट्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। टोलिन पहले आपको पता होना चाहिए, टोलिन मतलब होता है बेंजीन की रिंग पे CH3। पहले इतना बना दूँ, कैसे बनाओगे, बेंजीन की रिंग में CH3Cl डालना है। NCERT की रिएक्शन अभी मैंने मार्क करवाई थी, देखो वहाँ दी हुई है, बेंजीन की रिंग में CH3Cl डालना इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा माइनस। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, इसमें हम डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो प्लस चार्ज वाले होते हैं, वो रिंग पे जाके अटैक कर देगा, रिंग पे जाके अटैक कर देगा, ये अटैक कर दिया। यहाँ पे क्या बचा है, Cl बचा है, रिंग पे क्या था H, जो कि निकल के Cl के पास आ जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे HCl। Cl बेंजीन के रिंग पे चला जाएगा। अब क्या डालेंगे इसमें, हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे या फिर H2SO4 डालेंगे। HNO3 क्या करेगा, अटैक कर देगा बेंजीन की रिंग पे। कहाँ करेगा, देखना पड़ेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी नहीं है ये CH3, ना ही मेटा डायरेक्टिंग है। कैसे चेक करते हैं, बढ़िया सा लेक्चर इसके ऊपर हम बनाएंगे। आप लोग के एग्जाम हो जाए, आप मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करिए, आपको ज़िंदगी में कभी भी इन इफेक्ट्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, डैट आई विल गिव यू द गारंटी। बस अभी आप अपना टाइम निकाल लीजिए किसी भी तरह से। CH3 एक तरह का सिर्फ प्लस आई ग्रुप है, ये मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं देता। तो जो NO2 होगा वो यहाँ पे आकर के डायरेक्टली अटैच कर जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पे। यहाँ मैंने सिर्फ पैरा का प्रोडक्ट बना के दिखाया क्योंकि मुझे पैरा ही चाहिए था, आप चाहें तो ऑर्थो भी दिखा सकते हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ लीजिए,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए मैं फिर से आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 12 और आगे की आपकी हायर स्टडीज़ के लिए भी। अगला आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है एसिटोफिनोन बनाना है। बेंजीन की रिंग में एनहाइड्रस AlCl3 और CH3COCl डालेंगे। फिर से आप इसको ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसका क्या है, ये CH3CO, रिंग पे जोड़ दो CH3CO, है ना, CH3CO ऐसे जोड़ दिया, बन गया एसिटोफिनोन। क्या होगा, इसका Cl बचा होगा, रिंग से क्या निकल के आएगा जब CH3CO गया होगा, H निकल के आया होगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, साथ में इसके HCl, ये आपका प्रोडक्ट एसिटोफिनोन यहाँ पे बन जाएगा। तो यही आपके कन्वर्जन है। गिने चुने ही कन्वर्जन्स आते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लें, आसान है, कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो कंटेंट है वो मिलता रहे टाइमली। और क्लास 12th में भी आपका जो स्कोर है वो 98+ हम लोग केमिस्ट्री में कोशिश करेंगे बिल्कुल करने की, और आसानी से हो भी सकता है, क्योंकि 12th की केमिस्ट्री 11th से काफ़ी ज़्यादा इजी है। वहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है कंपैरेटिव टू क्लास 11th के। इनऑर्गेनिक भी इजी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है ही, बस आपको कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लेना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं नाम, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ बेंजीन एंड मेटा डाइब्रोमो डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टॉलिन विच अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजली एंड वाई। तो यहाँ पे बोल रहा है, फिर से देखो वही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। इन्होंने बोला है कि मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन दिया है आपको। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का मतलब बेंजीन की रिंग पे दो आपकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, डाइनाइट्रो है ना, दो NO2 ग्रुप आपके लगे हुए हैं, मेटा पोजीशन पे है एक, और एक आपकी उसके रिंग के ऊपर होगा। और टॉलिन आपको दे रखा है, टॉलिन मतलब बेंजीन की रिंग पे CH3, टॉलिन मतलब ये मॉलिक्यूल, ये। तो इन्होंने कहा है कि इसमें नाइट्रेशन ज़्यादा आसानी से होगा। तो नाइट्रेशन किस पे ज़्यादा होगा, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। अभी हमने डिस्कस किया था जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसमें मीजोमेरिक तो होता नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो जो CH3 होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा वो आसानी से अटैक कर पाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपकी प्रेफर होगी। और टॉलिन में ये रिएक्शन ज़्यादा आसानी से हो सकती है कंपैरेटिव टू मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रो तो कैसा ग्रुप है, नाइट्रो तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम कर देता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड वाले कन्वर्जन में, कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा और मेटा पे बढ़ा देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है यही बताना था कहाँ पे आपका आसानी से रिएक्शन होगी, तो हमारी टॉलिन पे हो जाएगी। अगला आप देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अरेंज बेंजीन एनहेक्सेन एंड इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एसिडिक बिहेवियर। तो देखिए बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, बोले तो इथाइन, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP है। SP को अगर आप डिवाइड करेंगे, एक S एक P है, टोटल अगर 100% है, 100/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 50%। इसमें आप करेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया यहाँ पे, मतलब 3 बॉन्ड है आपके डबल डबल डबल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, 100/3 करेंगे मतलब 33% आ जाएगा SP2 में। और इसमें निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, SP3 मतलब 100/4 मतलब 25% एस कैरेक्टर आपका होगा। एस कैरेक्टर मतलब अकेला एस का परसेंट कितना है। तो आप ध्यान रखेंगे, नहीं भी याद समझ में आ रहा तो आप इतना याद रख लेना, ट्रिपल बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फिर बेंजीन की रिंग में डबल बॉन्ड होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया, और सिंगल बॉन्ड जब आएगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर और ज़्यादा कम हो जाएगा। जितना कम परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना कम उसका एसिडिक नेचर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक बिहेवियर। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। इसके पास जो H+ लगे हुए हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं H, ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद बेंजीन आता है, उसके बाद हेक्सेन आता है। ये क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप लोग भी पूरे इंडिया में कहीं से भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑर्डर्स वाले अच्छे से करके जाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, अरेंजमेंट वाले ज़्यादातर, ठीक है।
तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। इसके अलावा एक कन्वर्जन और है, वो आप लोग देख लें, आपसे बन जाएगा आसानी से। अब और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, तो हम वहाँ पे उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो है बाकी फिजिकल के सारे चैप्टर एक साथ करेंगे। हमने यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक का मसाला एक बार ले लिया है। आप लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक बार इसको देख जरूर लें इन क्वेश्चंस के अलावा, और पीछे की एक्सरसाइज आप अकेला कर जाएं तो भी आपका काम आसानी से चल जाएगा। एक रिएक्शन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, वो आप अच्छे से कर लेना। ये वाला मार्कोनिकॉफ रूल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के अलावा आपका एक ये मैकेनिज्म मैंने आपको एडिशनली इंपॉर्टेंट बताया है, तो ये आपको कर लेना है। और लास्ट के जो 2 पेज हैं वो आप अच्छे से पढ़ करके जाएं, जिसमें आपके इफेक्ट दे रखे हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट और ये डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला है ना, मेटा डायरेक्टिंग। इतना आप पढ़ लें, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी एनसीईआरटी को एक बार घुमा लें। जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।